एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। तो आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ दो टॉपिक के बारे में। पहला, आपके फ़िज़िक्स के पेपर के बारे में कि फ़िज़िक्स का पेपर कैसा था, उसको आपको कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए था, क्या क्या आपने पॉसिबिलिटीज़ हैं जो गलतियाँ की हैं आपने, और किस तरह से आप आने वाले टाइम में नीट 2026 के लिए अपनी फ़िज़िक्स की प्रिपरेशन को बेहतर कर सकते हो। और दूसरी चीज़ जो है वो है कट ऑफ को लेके, क्योंकि मेरी अभी मेरे टीचर से बात हुई है, फ़िज़िक्स के जो मेनली टीचर्स हैं जो मैं पढ़ा था जिनसे, तो उनसे मैंने बात की है। और भी मेरे जो टीचर्स हैं दूसरी कोचिंग्स के, क्योंकि मैंने दो कोचिंग में मेनली मैं पढ़ा था, एक तो एलन थी और दूसरी अनअकैडमी थी। तो मैंने उनसे बात की है, तो वो भी मैं आपको शेयर करूँगा बाद में कि क्या कट ऑफ रहने वाला है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे नीट 2025 के फ़िज़िक्स के पेपर को लेके। तो यार देखो, क्या होता है कि जब भी पेपर टफ़ आता है, तो जैसे जनरली हम क्या करते हैं, पेपर शुरू करते हैं बायोलॉजी से। ठीक है, बायोलॉजी को हमने करना स्टार्ट किया, तो हमें नहीं पता होता है शुरू में कि पेपर टफ़ है या ईजी है। हम बायोलॉजी से ही अंदाज़ा लगाते हैं कि अगर मैंने बायो 45-50 मिनट में किया है तो बायो लेंदी है, क्योंकि नीट के पेपर में अगर बायो में आप 45 मिनट्स ले रहे हो तो डेफिनेटली पेपर लेंदी है। क्योंकि करने वाले बच्चे, या मेनली जो बायो बच्चे करते हैं, वो 35-40 मिनट्स में कर देते हैं। ठीक है, तो अब मैं एक बात कहूँगा यार, कि जब आपको फील हो कि यार पेपर टफ़ है, तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि मेरे को इस पेपर में 660 नंबर लेके आने हैं क्योंकि लास्ट ईयर कट ऑफ इतनी गई थी, या मेरे को 620 नंबर लाने हैं। कभी भी आप पेपर में प्री प्लान माइंडसेट के साथ नहीं जाइएगा, अदरवाइज़ आप अपना 100% पेपर में नहीं दे पाएंगे। क्योंकि अगर आपको लगेगा कि आप वो माइलस्टोन टच नहीं कर पा रहे हैं जो आप सोच के गए हैं, वहीं से आपको पैनिक क्रिएट होने लगेगा। जैसे कि सपोज़ करो आप नीट के पेपर में गए और आपने सोचा यार मेरे को 650 प्लस तो लाने पड़ेंगे, क्योंकि लास्ट ईयर कट ऑफ 650 गई है, तो मुझे इतना तो करना पड़ेगा। वहीं से सारी चीज़ें आपके साथ गलत होना स्टार्ट कर देती हैं। क्योंकि जैसे पेपर में टाइम लगता है सॉल्व करने में, फिर आपको लगता है यार मेरा पेपर तो बहुत बचा हुआ है, टाइम मेरे पास बहुत कम है। इस वजह से फिर होता है पैनिक क्रिएट, और फिर आप छोटी छोटी गलतियां करने लगते हैं, कहीं आप ओएमआर गलत फिल करने लगते हैं, या आप कैलकुलेशन मिस्टेक ज़्यादा करने लगते हैं। तो पहली चीज़ हमेशा याद रखिए कि पेपर अगर लेंदी है, टफ है, तो कभी भी प्री प्लान्ड माइंड के साथ एग्ज़ाम में मत जाइएगा। आप हमेशा ये सोच के जाओ कि यार जो भी पेपर हो, मुझे बस लास्ट सेकंड तक अपना 100% देना है पेपर में, दैट्स इट। फिर जो भी हो, पेपर टफ होगा तो उस हिसाब से कट ऑफ कम जाएगी, सिंपल सी बात है। और दूसरी चीज़ क्या है कि अब मान लो फिज़िक्स के पेपर के बारे में बात करूँ, तो फिज़िक्स का पेपर इस बार का टफ था, क्वेश्चन नहीं मिल रहे थे। तो अगर आपके पास टाइम बचा हुआ है, मान लो 1.5 घंटा आपके पास बचा हुआ है फिज़िक्स के पेपर को सॉल्व करने के लिए, और आपने शुरू के 20 मिनट ले लिए केवल 3 या 4 क्वेश्चन सॉल्व करने में, फिर आप ये सोचते हो यार जब 4 क्वेश्चन में मेरे को 20 मिनट लग गए तो अब तो मेरा पेपर छूटने लगेगा ऐसे। वहीं से आप फिर से मिस्टेक करना शुरू कर देते हो। तो जब भी पेपर टफ हो, तो एक चीज़ दिमाग में रखो कि मुझे पेपर पूरा देखना है। जैसे मान लो इस बार फिजिक्स टफ थी, तो आपको एक चीज़ दिमाग में डाल लेनी थी कि यार मेरे को पेपर पूरा देखना है, 1 से लेके 45 क्वेश्चन तक मेरे को देखने हैं। टफ हो ठीक है, इट्स ओके। क्योंकि इससे क्या होता है, जो आप इजी क्वेश्चन होते हैं, बनने वाले क्वेश्चन होते हैं, वो आप बना लेते हो। और हर पेपर में ऐसा पोर्शन ज़रूर होता है, मान लो इस पेपर में भी मैं बात करूँ तो आप 25 से 30 क्वेश्चन बहुत आराम से आप बना सकते थे, विद इन टाइम बना सकते थे। क्योंकि फिर भी बच्चे मैक्सिमम 20 या 25 क्वेश्चन बना पाए, पैनिक की वजह से। क्योंकि पैनिक क्रिएट हो गया, अब माइंड काम नहीं कर रहा है, आप पेपर वहीं पे लूज़ कर देते हो जहाँ पे आपकी हार्ट बीट तेज़ होने लगती है। फिर आपको समझ नहीं आता अब मैं क्या करूँ। तो मैं बस यही कहूँगा कि अगर कोई पोर्शन टफ आ रहा है, तो सिर्फ ये सोचो मेरे को एक बार पूरे पेपर के साथ गो थ्रू होना है, क्योंकि उसमें इजी क्वेश्चन 100% होंगे। जब भी पेपर टफ होता है, आप पूरा पेपर करने की कोशिश करते हो और आप गलत कर देते हो, नेगेटिव मार्किंग आपकी ज़्यादा होती है। ठीक है ना। तो अब मैं बात करूँगा यार फिजिक्स के पेपर के बारे में। ठीक है, तो मैंने खुद आई गेस मैंने 3 ड्रॉप लिए हैं और 4 अटैम्प्ट लिए हैं, एक 12th के साथ, फिर 3 ड्रॉप, हाँ 3 ड्रॉप लिए हैं, और चौथे अटैम्प्ट में मेरा सिलेक्शन हुआ है।
तो हर एक साल की अलग कहानी है, वो मैं कभी फिर कभी आपके साथ शेयर करूँगा। तो उसमें मैंने एक काम किया है ना, फर्स्ट जब मैं 11th में गया था तभी से मैंने काम करना शुरू किया था, वो था फिज़िक्स के लिए शॉर्ट नोट्स बनाना। ठीक है, ये देखो, ये है मेरी फिज़िक्स की शॉर्ट नोट्स की नोटबुक, ये देखो। ठीक है, तो अब मैं आपको एक चीज़ दिखाने वाला हूँ आज के पेपर में कि यार शॉर्ट नोट्स का कितना फ़ायदा होता है और शॉर्ट नोट से आप कैसे अपनी प्रिपरेशन को और अच्छा बना सकते हो। तो मैंने क्या किया है, कुछ फिज़िक्स के क्वेश्चंस लिए हैं और उनका कॉन्सेप्ट जो मैंने अपने शॉर्ट नोट्स में लिख रखा था उसको मैंने कट पेस्ट किया है। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं, है ना। ठीक है, अब देखो, तो ये है पहला क्वेश्चन। मैंने अभी कुछ क्वेश्चंस लिए हैं, अगर आप कहोगे तो मैं और भी क्वेश्चंस मतलब लेके आऊँगा और दिखाऊँगा आपको कि शॉर्ट नोट्स के आप कैसे हेल्प ले सकते हो। ठीक है, और आप बोलोगे तो शॉर्ट नोट्स भी मैं आपको दे दूँगा, है ना। तो ये क्वेश्चन है, देखो ये क्वेश्चन यार यूनिट एरर डायमेंशन का क्वेश्चन है। ठीक है ना। अब इसमें क्या पूछा गया है, इसमें पूछा गया है कि परसेंटेज एरर कितना है। ठीक है, परसेंटेज एरर के बारे में पूछा गया है। तो परसेंटेज एरर देखो हर एक टीचर कराता है, ये सारे जितने भी कॉन्सेप्ट हैं हर एक टीचर मैक्सिमम कॉन्सेप्ट करा ही देता है। अब ये पेपर थोड़ा सा टफ आ गया, तब भी टीचर जहाँ तक है मैक्सिमम क्वेश्चन करा देते हैं क्लास में आपके। लेकिन क्या होता है कि लास्ट में आपके पास इतना टाइम नहीं होता है कि आप सारे नोट्स रिवीजन करके जाओ। ठीक है, तो अब ये क्वेश्चन है जैसे, तो इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, परसेंटेज एरर पूछी गई है। तो परसेंटेज एरर के लिए ये फॉर्मूला है, एरर रेज्ड पावर। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला, और इसको आप इससे डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि यार परसेंटेज में एरर हमेशा ऐड होती है, मतलब एरर हमेशा ऐड होती है। तो डेल्टा पी, एक मिनट, तो डेल्टा पी अपॉन पी इक्वल टू, ठीक है, डेल्टा पी अपॉन पी इक्वल टू 3 इंटू डेल्टा ए अपॉन ए प्लस 2 इंटू डेल्टा बी अपॉन बी प्लस डेल्टा सी अपॉन सी प्लस 1/2 इंटू डेल्टा डी अपॉन डी। ठीक है ना, इससे आप सॉल्व कर सकते हो। तो 3 इंटू ए में कितनी एरर दे रखी है 1, प्लस बी में कितनी एरर दे रखी है 2 इंटू 3, प्लस सी में कितनी एरर दे रखी है 2, तो ये हो जाएगा आपका +2, और प्लस आपकी डी में कितनी दे रखी है 1/2 इंटू 4, तो ये कट गया और ये आया 3 + 6 + 2 + 2 यानी 10 और 13, तो इसका आंसर हो गया 13। ठीक है, तो अगर आप लास्ट टाइम पे ये सारे कॉन्सेप्ट्स एक बार रिवाइज करके गए हैं तो डेफिनेटली यार नीट के पेपर में आपको हेल्प होगी। शॉर्ट नोट्स का यही मतलब है कि आप एग्ज़ाम से 4 घंटे पहले अपने शॉर्ट नोट्स रिवीजन कर सकते हो। सारे के सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं, सारे के सारे फार्मूलाज हैं, वो आप एक बार गो थ्रू उन फार्मूला से हो सकते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको ये क्वेश्चन करके दिखाया। ठीक है, अब देखो यार क्या है कि अगर आप सारे कॉन्सेप्ट एक बार रिवीजन करके जाएंगे एग्ज़ाम से पहले, क्योंकि शॉर्ट नोट्स का मतलब ही है कि आप एग्ज़ाम से 4-5 घंटे पहले पूरा पूरा अपना रिवीजन कर सकते हो विद इन 3 to 4 आवर्स। मैं भी जब एग्ज़ाम देने गया था नीट का, तो मैं सुबह उठा था लगभग ऐसा 6:30 के टाइम में उठा था, और मैंने 9 बजे तक सारे एक बार फिज़िक्स के फॉर्मूले रिवीजन कर लिए थे अपने शॉर्ट नोट्स से। ठीक है, तो ये आपको बहुत हेल्प करते हैं। जैसे ये क्वेश्चन हो गया, अब दूसरा क्वेश्चन देखो, इसमें ये वाला क्वेश्चन है ये। अच्छा, ये जो दूसरा क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन PYQ भी है ना। अगर आपने 36 ईयर की PYQ बुक की है तो आपको डेफिनेटली ये क्वेश्चन मिला होगा। तो ये डायरेक्ट PYQ का क्वेश्चन है, आई थिंक इसमें वैल्यू भी चेंज नहीं है क्योंकि ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। तो ये देखो, ये मैंने अपने शॉर्ट नोट्स में पहले से ऐड कर रखा था। ठीक है, अब ये देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जिसमें डी ब्रोगली वेवलेंथ पूछी है आपकी n = 2 में, हाइड्रोजन एटम में। ठीक है, और ये रहे इसके फॉर्मूले, डी ब्रोगली वेवलेंथ एंड बोर पोस्टुलेट, दोनों के हेल्प से ये क्वेश्चन हो जाएगा।
अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। ये देखो, ये आपका आ गया ग्रेविटेशन से क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें टाइम पीरियड पूछा गया है आपका, ठीक है। तो यार मैं इन क्वेश्चंस की हेल्प से आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि शॉर्ट नोट्स कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फिजिक्स में। अगर आपने शॉर्ट नोट्स बनाए तो डेफिनेटली बच्चों ने फिजिक्स भी सॉल्व की है यार। 130, 140, 150 नंबर तक की बच्चों ने फिजिक्स सॉल्व की है। कुछ बच्चों से मेरी बात हुई है जिनसे, लाइक मेरे दोस्त के ये एक नंबर आ रहे हैं, अच्छे खासे नंबर है, 550 प्लस नंबर है उसके। तो मैंने उससे बात की थी, तो वो बोल रहा था कि भाई यार लास्ट टाइम पे मैं तो पूरे फार्मूले रिवीजन करके गया था और सोच के गया था कि जैसा भी पेपर हो फार्मूले से बाहर तो नहीं जाएगा। तो आखिरी तक उसने सॉल्व किया और अच्छा पेपर हुआ है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि फिजिक्स का पूरा पेपर उन्होंने सॉल्व किया है, लेकिन मैक्सिमम जब भी पेपर टफ आता है तो आपको ट्राई करना चाहिए मैक्सिमम आप कितना अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन हो गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखो, इलेक्ट्रिक डाइपोल पोटेंशियल एनर्जी का, इसका मैंने ये देखो शॉर्ट नोट्स में अपने ऐड ऑन कर रखा था ये, ठीक है। अब ये क्वेश्चन देखो, है ना। इस क्वेश्चन में पूछा है मैग्नेटिक मूवमेंट, ठीक है। मैग्नेटिक मूवमेंट और रेडियस का रेशियो आपको दे रखा है। ये देखो ये इसका कॉन्सेप्ट है। तो मैं बस यही बताना चाह रहा हूँ कि शॉर्ट नोट्स कितने ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। चलो, तो ये क्वेश्चन देखो, वैसे जब हम करते थे नीट की प्रिपरेशन तब ऐसे क्वेश्चन बोलते थे कि यार ये क्वेश्चन तो बहुत कम आएगा क्योंकि इसमें लाइक वो दे रखा है पोटेंशियल डिफरेंस, किरचॉफ लॉ यूज़ किया गया है। क्योंकि प्रीवियस ईयर में ऐसे बहुत कम क्वेश्चन हैं जिनमें किरचॉफ लॉ का यूज़ किया गया है, ठीक है। किरचॉफ लॉ का यूज़ करके क्वेश्चन सॉल्व किए गए हैं, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन हो जाते हैं नीट में, इतना टफ पेपर कभी नहीं आता। अब इस बार क्या कह सकते हैं, एनटीए है, कुछ भी कर सकता है, ठीक है। तो ये देखो, हाउ टू अप्लाई किरचॉफ लॉ, ये मैंने अपने शॉर्ट नोट्स में ऐड कर रखा है। अब ये क्वेश्चन आपका ऑप्टिक्स से है, ठीक है ना। देखो इसमें मैग्नीफिकेशन पूछा है माइक्रोस्कोप का, ये पूरा का पूरा इसका कॉन्सेप्ट है, पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है ये, ठीक है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप का ये आपका ऑब्जेक्टिव का है, और ये आपके मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला है। ये आपके केसेस दे रखे हैं, रिलैक्स आई और नॉर्मल इमेज डेट इज़ 25 सेंटीमीटर, ठीक है ना, ट्यूब लेंथ। और ये आपका क्वेश्चन आ गया अब एसी का, ठीक है। एसी के क्वेश्चन तो बस एक चीज़ आप याद रखो, आरसीएल सर्किट, उसी से सारे क्वेश्चन हो जाते हैं। ये देखो ये कॉन्सेप्ट है, आप अगर ये रिवीजन करके जाओगे तो पेपर में डेफिनेटली हेल्प होगी। ये आपका वेव का क्वेश्चन है ना। मैं तुम्हें बताऊं कि यार मेरे को वेव बहुत टफ लगता था, सच में मुझे वेव बहुत टफ लगता था। और लाइक वेव के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मुझे ऐसा लगता था यार ये सबसे बाद में करेंगे सॉल्व, क्या पता कैसा क्वेश्चन हो। क्योंकि जब मैं फर्स्ट टाइम पढ़ रहा था तभी मेरे से वेव छूट गया था, लाइक मेरा बैकलॉग लग गया था वेव में, वेव ऑप्टिक सॉरी वेव मोशन में। तो वो मेरा लास्ट तक 2-3 साल तक वी की पोर्शन रहा, तो मैंने आखिरी में जाके उस पर मेहनत की, तब मेरा अच्छा खासा हुआ था। अब ये देखो मैंने इसका कॉन्सेप्ट यहाँ पे ऐड कर रखा है, क्लोज और ओपन ऑर्गन पाइप और क्लोज ऑर्गन पाइप का, ठीक है। मेनली क्वेश्चन फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी से हो जाते हैं तुम्हारे। तो ये थी मेरी वीडियो। तो अगर आई होप मैं आपको समझा पाया हूँ शॉर्ट नोट्स की इम्पोर्टेंस, शॉर्ट नोट्स कैसे बनाने हैं वो भी मैं आपको एक वीडियो में बता दूंगा कि शॉर्ट नोट्स आप कैसे बनाओ, और उस शॉर्ट नोट्स में क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको ऐड करने हैं, एनसीईआरटी के पॉइंट्स कौन से ऐड करने हैं, ठीक है। एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को कैसे आप शॉर्ट नोट्स में ऐड कर सकते हो, और शॉर्ट नोट्स का कैसे आप एफिशिएंटली यूज़ कर सकते हो जिससे आप मैक्सिमम आउटपुट निकाल सको, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करो, कमेंट करो और सब्सक्राइब करो। और हाँ, ये भी बताना कि मैं शॉर्ट नोट्स आपको दिखाऊं या मतलब आपको अपलोड कराऊं, क्या करना है क्या नहीं, वो आप मुझे को बता देना, ठीक है। तो अब बात करते हैं कट ऑफ के बारे में, ठीक है। तो जहाँ तक मेरी बात हुई है मेरे टीचर से और मेरे दोस्तों से एग्ज़ाम की टफनेस को लेके, और एक्चुअली मैंने आपको पहले भी बताया कि मैं 2 कोचिंग से पढ़ा हुआ हूँ, एक तो एलन और दूसरा अनअकैडमी। तो मेरी बात हुई है टीचर से काफ़ी। तो सबसे पहले यार एक चीज़ समझ लो कि कट ऑफ हम लोग एक्सपेक्ट कैसे कर सकते यार कि इतनी एक्सपेक्टेड कट ऑफ होनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि देखो एग्जैक्टली तो कोई भी नहीं बता सकता कट ऑफ क्या जाएगी। लास्ट ईयर भी बहुत से टीचर्स ने बताई थी, इवन अ सिंगल पर्सन ऐसा नहीं था यूट्यूब पे जिसने कट ऑफ बताई ना हो कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ ये, और किसी का भी सही नहीं था, ठीक है। अब आप कहोगे कि भैया चीटिंग हुई थी या जो भी है, ठीक है।
तो ये सिर्फ एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। और एक्सपेक्टेड कट ऑफ मेनली यार नंबर ऑफ़ स्टूडेंट कि इस बार कितने अपीयर हुए, और डिफ़िकल्टी लेवल पेपर का, और आपका टाइम मैनेजमेंट और ट्रेंड एनालिसिस, इनके ऊपर डिपेंड करता है। देखो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट तो यार मैंने पहली बार देखा है कि नीट में नंबर ऑफ़ स्टूडेंट कम हुए इस बार, ठीक है। और लेवल तो आपको पता ही है कितना टफ था। तीसरी चीज़ है टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट में इसमें यार देखो पहले तो 20 मिनट कम हो गए, ठीक है। और ऊपर से आपको पता है कि 10-15 मिनट तो वो खा ही जाते हैं, जो होते हैं कि अभी साइन करो, अभी अंगूठा लगाओ। तो इन सब चीज़ों को जब आप एनालिसिस करोगे तो जो कट ऑफ हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो है जनरल के लिए यार देखो, ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। अब ऐसा नहीं है कि इससे कम चली गई तो आप आ जाओ कि भैया आपने तो इतनी बताई थी अब कम हो गई कट ऑफ। तो ये सिर्फ एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, और मोस्ट प्रोबेबली यहाँ तक है क्योंकि मैंने बहुत से यूट्यूब चैनल्स को देखा है, वहाँ भी यही बता रहे हैं। तो और मैंने भी अपने टीचर से बात की, फिजिक्स के मेरे टीचर थे एजी सर, है ना, शायद आप लोग जानते भी हो। तो मैंने उनसे बात की थी, तो उनका भी कहना है कि कट ऑफ इस बार की कम रहने वाली है। तो ये है आपकी जनरल की कट ऑफ रहेगी 550 प्लस माइनस 10, और ओबीसी की 540 प्लस माइनस 10, और एससी की 460 प्लस माइनस 10, एसटी की 420 प्लस माइनस 10। ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, यहाँ तक आप गवर्नमेंट एमबीबीएस सीट एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और बाकी ये एआईक्यू की कट ऑफ है ना, एआईक्यू की कट ऑफ है ये वाली। और स्टेट में वेरिएशंस होंगे, स्टेट में काफ़ी नीचे रैंक तक भी आपको कॉलेज मिलेगा। इस बार भी मिला है, अगली बार भी मिलेगा, और मिलता रहेगा ऐसे, ठीक है। तो ये था आपका कट ऑफ का एनालिसिस, और मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। चलो बाय।